ये बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार बहुत विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। आप बिहार से हैं, क्या चाहते हैं लोग? लोग चाहते हैं कि इस बार नीतीश को, बहुत लोग विरोधी नीतीश का हो गए हैं। हाँ। नीतीश और शिक्षक समुदाय तो बिल्कुल ही उनसे खफा है। हाँ। उनको वोट शिक्षक समुदाय नहीं देने वाली है। हाँ। और मैं भी एक शिक्षिका हूँ और शिक्षक समाज को बहुत शोषित कर रहे हैं, पूरा वेतन नहीं दे रहे हैं, इसलिए शिक्षक समाज उनसे बहुत खफा है। तो एक ऑप्शन नरेंद्र मोदी है अब बिहार के लिए? नरेंद्र मोदी ही है। भाजपा को बिहार में भी बहुत लोग चाह रहे हैं कि भाजपा का ही सरकार है। हाँ, नीतीश को तो बहुत लोग हराने पर तुले हुए हैं। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप कहाँ से है, क्या नाम है? मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से, और मैं गुजरात में रह रहा हूँ, बड़ौदा के अंदर। मैं देखा यूपी का दोनों कंपेरिजन लाइट रहती है हमेशा, विकास, सड़कें अच्छी हैं। तो अगर देश का विकास करना तो मोदी जरूरी है। जैसे गुजरात का विकास हुआ है, सड़कें, लाइट, पानी, बिजली, उद्योग का, रोजगार का। अब मैं यूपी से रोजगार करने आया हूँ यहाँ पे गुजरात के अंदर में, तो इसको यहाँ पे मोदी को लाया जाए। हम ललितपुर पहुंच चुके हैं। मेरा सफर यहीं तक था। अब ललितपुर से वाराणसी आपको ले चलेंगे मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार। धन्यवाद पूरब। हम हैं इस वक्त ललितपुर में, उत्तर प्रदेश का इलाका, लेकिन मध्य प्रदेश से लगा हुआ, बुंदेलखंड का अहम हिस्सा और झांसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जाना जाता है अपने सूखे के लिए, किसानों की आत्महत्या के लिए और अपने पिछड़ेपन के लिए। मुद्दों के साथ साथ यहाँ मोदी की लहर को तलाशने की हम कोशिश करते हैं और चलते हैं लोगों के पास। मौजूद हैं कुछ यात्री यहाँ पर। ये बताइए कि इस हिस्से में जो ललितपुर झांसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, क्या है मुद्दा, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? मुद्दा तो इस समय लोकसभा चुनाव है, तो यही सब देख रहे हैं कि देश की सुरक्षा, देश का विकास किस व्यक्ति को वोट देने से हमारा हो सकता है। यही सब मुद्दे हैं, देश को लेकर मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे तो नहीं है फिलहाल। स्थानीय मुद्दे गौण है इस चुनाव में? जी। मोदी की लहर कहाँ है आपके ललितपुर में? अब हमारे हिसाब से तो मोदी की लहर इस पूरे इलाके में काफी है, क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने देश के बारे में सोच रहा है, देश की सुरक्षा। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हर आदमी यही चाहता है कि हमारा देश मजबूत कौन कर सकता है। यहाँ की जितनी भी पार्टियां अभी तक जितनी भी चुनाव में रही हैं, जिन्होंने भी शासन किया है, लगभग उन्होंने देश को कमजोर करने का काम किया है। देश को कमजोर करने का काम किया है। आप बताइए कि आपके इस लोकसभा क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं? लोकसभा क्षेत्र में ये मुद्दे हैं कि भाई इंसान तरक्की करे, प्रगति करे, तो ऐसा बेहतर माने जो लोकसभा का प्रतिनिधि चुना जाए। मोदी की लहर की चर्चा बहुत हो रही है कि बेहतर लहर है और उनको बनना भी चाहिए, और उनकी लहर है जिससे देश आगे तरक्की करे। ये हमारी भरोसा आपको कैसे होता है कि मोदी की लहर और मोदी की चर्चा और मोदी के आने से बदलाव होगा? आपके इस पिछड़े इलाके का, बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, इसका विकास होगा? विकास होगा। वो उन्होंने बात रखी है, वो आए हुए थे हमारे झांसी इलाके में, आए हुए थे। उन्होंने बात रखी कि हर पूरे इलाके के अंदर हर जगह विकास होगा और हर देश की सुरक्षा के बारे में, हर लाइन के बारे में उन्होंने बात रखी। आप उमा भारती पर भरोसा जता रहे हैं? हाँ जी। आपका भरोसा कहाँ टिका हुआ? हमारा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज का नौजवान लोग नरेंद्र मोदी को चाहता है, क्योंकि वो हमारी उम्मीदें हैं कि हमारा जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको, जो हमें आश्वासन उन्होंने दिया है कि आगे चल के हम विकास करेंगे, और यहाँ की शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, और यहाँ जो डैम बने हैं उसके लिए खेतों खेतों में पानी जाएगा। आपने कहा कि युवाओं का ये भरोसा है, तो कुछ युवाओं से जान लेते हैं, वाकई क्या युवा का भरोसा मोदी पर टिका है? यहाँ कैसे आखिर? इसलिए अभी तो नहीं लगता हमें कि अभी इतने जल्दी बदलाव कुछ होंगे, बट आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में बदलाव होने की उम्मीद है। लेकिन अभी ये समझा जा रहा है कि जो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो मेट्रो सिटी में बदलाव जल्दी होंगे, लेकिन ग्रामीण लेवल पर थोड़ा सा या जिले लेवल पर थोड़ा टाइम लगेगा। और लेकिन हम लोगों को भरोसा है कि आने वाले समय में कुछ विकास होने की उम्मीद है। तो कुछ विकास होने की उम्मीद है। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से वाराणसी और कहीं न कहीं बड़ोदरा के बीच का संबंध स्थापित होता है, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच एक लिंक जुड़ता है। तो आइए हमारे साथ और इस सफर में बढ़ते हैं, जरा आगे की तरफ चलते हैं।
साबरमती एक्सप्रेस अब झांसी पहुंच चुकी है और यहां हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता याद आ रही है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकृति तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, ये वही झांसी है। 1857 के इतिहास के पन्नों को अगर पलटे तो कहीं न कहीं आजादी का इतिहास यहाँ छुपा है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ लड़ाई कुछ और है और ये दरअसल लड़ाई है कहीं न कहीं चुनावी। और इसी लड़ाई के कहीं न कहीं परिप्रेक्ष्य में हम जानने की कोशिश करते हैं कि झांसी के मुद्दे क्या हैं, झांसी में किस तरह से सियासी तपिश जो है और सियासी गर्माहट महसूस की जा रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार झांसी के मुद्दों से किस तरह से लोग यहाँ पर सरोकार रखते हैं और किस तरह से यहाँ का जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कमोवेश वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने को खड़ा पाते हैं। ये बताइए कि झांसी में चुनाव का मुद्दा क्या है? पूरे देश में एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ और गुजरात का विकास और गुजरात की जो गवर्नेंस है उसको अपनाओ। और अब तक 60 साल जो कांग्रेस ने जात बिरादरी धर्म के नाम पर हमको बांट के राज किया, उसको हटाओ। एक सवाल इस बात को लेकर है कि झांसी का विकास उसमें कहां छुपा नजर आता है अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं? भाई, अभी तक 12 साल में जो हमने सुना है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो देखा है, मैं भी गुजरात गया हूं, वो हमें उत्तर में आज तक कभी दिखाई नहीं देता कहीं। ये साबरमती एक्सप्रेस आती है, गुजरात से ही आती है और वाराणसी तक जाती है। मोदी भी गुजरात से वाराणसी का सफर कर रहे हैं कि वहां से दिल्ली की तरफ वो चले जाएं। झांसी, जो कि कहीं न कहीं इस वक्त बुंदेलखंड का हृदय स्थली माना जाता है, पिछड़ा हुआ इलाका है, वह अपने आप को कहां खड़ा पाता है इस मोदी की लहर में, इस कम से कम राजनीतिक सफर में? नहीं तो मोदी आएंगे तो जरूर यहाँ झांसी का भी विकास होगा। यहाँ सफर जो है वह कहीं न कहीं पिछला, वह कांग्रेस के हाथों में रहा है। उमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, कितना दम दिखाई देता है? अरे तो इतना दिन तो यहाँ पर प्रदीप जैन थे, कुछ काम नहीं किए हैं। अभी आएंगे, उमा भारती आएंगी, फिर दिखाएंगे आप लोगों को काम कैसा हो रहा है यहाँ पर। आप क्या कहते हैं? यहाँ पे पत्थरों का राज है, पत्थर है, इसलिए विकास थोड़ा पीछे हुआ। लेकिन मोदी जी आ जाएंगे, उमा भारती उनका सहयोग करेंगी। जैसे गुजरात में किसानों को बहुत हेल्प मिला, उसी तरह यहाँ आपके झांसी में भी हेल्प मिलेगा। और जरा सफर को हम दूसरी तरफ लेकर चले। ट्रेन अभी रुकी हुई है हमारी यहाँ पर, साबरमती एक्सप्रेस, और इस बीच कहीं न कहीं सियासी तपिश, सियासी मुद्दे और अपनी जगह हैं, लेकिन कुल मिलाकर झांसी के अपने पिछड़ेपन होने की कहानी दूसरी जगह है। जरा आप कुछ और स्टॉल्स पे चलते हैं और तलाशते हैं कुछ और लोगों से कुछ और मुद्दों को और समझने की कोशिश करते हैं। सामने व्हीलर का एक चलता हुआ दुकान आ रहा है। अमूमन आप देखते होंगे इस तरह की दुकानों को प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर बिकती है न सिर्फ मैगजीन्स, बल्कि कहीं न कहीं यहाँ पर किताबें बिकती हैं और राजनीति के तमाम मैगजीन्स भी यहाँ बिकते हैं। ये बताइए, आप सालों भर रोज इस प्लेटफॉर्म पर मैगजीन्स बेचते हैं, किताबों को बेचते हैं, पॉलिटिकल मैगजीन्स भी लोग खरीदते हैं और पढ़ते हैं। झांसी खड़ा कहाँ है राजनीति के इस गलियारे में, विकास के इस गलियारे में और मोदी की लहर में? जी सर, मोदी की जीत होने वाली है। कैसे आपको लगता है? मैगजीन में उसी की तस्वीर आ रही, ज्यादा मैगजीन में उसी की तस्वीर आ रही है। जरा इन तस्वीरों को दिखाइए, और इसमें कहीं दिखती है मोदी की तस्वीर? मोदी का ये बुक आया नया, ये बुक नया आया है, क्या है दरअसल इस बुक में? अब ये पढ़ा नहीं है सर मैंने, अभी आज ही लॉन्च हुआ है। लोग खरीद रहे हैं क्या? खरीद रहे सर। कितनी डिमांड है इस बुक की? तो अभी नया पीस आया, ये की कॉपी आई है अभी इसकी अभी बिका नहीं है। अब कल तक देखो, पब्लिक को पता चलेगा। तो जब आप मोदी का कोई मैगजीन यहाँ पर डालते हैं, लोग किस तरह से उसको लेते हैं, किस तरह से उसको पसंद करते हैं? खरीदते हैं सर, पसंद करते हैं, मोदी को पसंद ही कर रहे सर। झांसी में आपको क्या लगता है? यहाँ मैं झांसी का निवासी हूँ, बीजेपी की सिर्फ लहर है हवा में। मुलायम सिंह जी के राज में कोई दंगा फसाद नहीं होता है। मुलायम सिंह जी के राज में कभी कोई गलत काम नहीं होता, इसे बदनाम करते मुलायम सिंह की सरकार को। देखिए, चंद्रपाल सिंह जो है यहाँ से उम्मीदवार हैं, चंद्रपाल सिंह बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ से। कैसे आपको लगता है कि बहुमत है? जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव के जुड़े हुए हैं वो। आपको मालूम है जो साबरमती एक्सप्रेस है, ये गुजरात से ही आती है और ये वाराणसी तक जा रही है। इस एक्सप्रेस में कहीं न कहीं गुजरात के लोग भी आते हैं और गुजरात के विकास की बातें भी करते हैं। आप लोग भी सुनते होंगे, है क्या दरअसल ऐसा कुछ? कंडीशन तो ये हो रही है, अब आपसे सच्चाई बताएं जो अपना अनुभव। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, कौन कहता है कि रिश्वत नहीं लगती मध्य प्रदेश और गुजरात में? लाखों रुपए रिश्वत आरटीओ लेके ओवरलोड गाड़ी आज भी निकलवा रहे हैं।
मैं प्रूफ के संग कह सकता हूँ, मैं ट्रक मालिक हूँ, मेरी फोटो ले लीजिए, मेरा आई कार्ड ले लीजिए। और मैं आपको बताऊं कि 40 टन की गाड़ी गुजरात से चलती है और मध्य प्रदेश से निकलती हुई झांसी आती है। हमारे स्टेट को बदनाम करते हैं और खुद वहाँ करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आरटीओ के द्वारा जेब में डाल रहे हैं। ये बताइए, आपके दुकान पर यात्री आते हैं, सामान खरीदते हैं, जाते हैं, लेकिन आजकल सामान से कहीं न ज्यादा सियासी मुद्दे जो हैं वो गर्म होंगे। झांसी का सियासी मुद्दा है क्या दरअसल? बीजेपी के जीतने की उम्मीद है, उमा भारती आएगी। ऐसा कैसे लगता है आपको? उसकी हवा चल रही है यहाँ पे, हर कोई कहता है बीजेपी आएगी। हवा को कैसे आप पहचान पाते हैं? जो कोई है उसी की चर्चा कर रहा है, उमा भारती की, बस सिर्फ उमा की चर्चा है, उमा भारती की चर्चा है। और जरा देखिए इस साबरमती एक्सप्रेस को जो अपने सफर को आगे बढ़ा रही है झांसी से कानपुर, और आगे के सफर में कहीं न कहीं फैजाबाद और बनारसी के बीच जो है वह अयोध्या का सफर भी आएगा। तो आपको फिर अब ले चलते हैं ट्रेन के भीतर और देखते हैं ये ट्रेन के बाहर झांसी के प्लेटफॉर्म का जो मिजाज है वो ट्रेन के भीतर क्या कहता है। आते हैं जरा भीतर की तरफ और भीतर के मुद्दों को भी तलाशने की कोशिश करते हैं। चुनाव एक्सप्रेस का ये सफर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।